गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम अपना दूसरा पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। एवरेस्ट मेरी शीघ्र यात्रा, जो कि बचेंद्री पाल द्वारा लिखा गया है। बचेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला थी। ठीक है, इनके बारे में सबसे पहले इनकी जीवन परिचय के बारे में पढ़ते हैं, क्या था कैसे था। उसके बाद हम कहानी पढ़ेंगे। बचेंद्री पाल का जन्म उत्तरांचल के चमोली जिले में बंपा गांव में 24 मई 1949 को हुआ। बचेंद्री अपनी मां हंसा देई नेगी और पिता किशन सिंह पाल की तीसरी संतान थी और वो हमेशा से अपने बचपन के सपने को पूरा करना चाहती थी और अपने बचपन के सपने को पूरा करने से बेहतर इस पृथ्वी पर क्या आनंदमय हो सकता है। कुछ लोग अपनी रुचियों के लिए खाली समय निकालते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी रुचि को ही व्यवसाय में बदल देते हैं। ऐसे ही एक शख्स है बचेंद्री पाल, पर्वतारोही जिन्होंने यह कठिन रास्ता चुना और सभी ऊंचाइयां छुई। वे एक इतने ठोस निश्चय वाली महिला हैं कि बर्फ में लिपटे जाने के बाद भी उनके एवरेस्ट फतेह के इरादे खत्म नहीं हुए और अपने पूरे जोश के साथ आखिरकार उन्होंने एवरेस्ट फतेह किया। बचेंद्री ने भारत की लगभग सभी अमूर्त पर्वत चोटियों की चढ़ाई की। बचेंद्री न केवल पर्वतारोहियों और खिलाड़ियों के लिए एक प्रेरणा रही है, न केवल सामाजिक और महिला सशक्तिकरण में काम करने वाले लोगों के लिए, बल्कि एक सपने को पाने के लिए मेहनत करने की प्रेरणा देने वाली भी रही हैं। बचेंद्री ने अपने अभियान के बारे में बात करते हुए मैंने पहाड़ों की पूजा की है। उन्होंने बताया अपने अभियान के बारे में, जब वो बता रही थी तो उन्होंने कहा कि मैंने तो अपने पहाड़ों की पूजा की है। संयोग से उसके परिवार द्वारा पूजा किए जाने के बाद भी पहाड़ों को बचपन में बचेंद्री के लिए मना किया गया था, अर्थात उसके माता पिता नहीं चाहते थे कि वह कभी पर्वतारोहण करे, कभी वो पहाड़ों पर चढ़े। पहाड़ों पर जाने के लिए उसे खुद के बहुत ही सहज विद्रोही आत्म को पूरा करना था, लेकिन उसका आत्मविश्वास था कि वो पहाड़ों पर चढ़ सकती है और माउंट एवरेस्ट तक पहुंच सकती है। आइए हम इस पहाड़ी लड़की की अविश्वसनीय यात्रा का गवाह बने, जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी शक्तिशाली माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली भारत की पहली महिला पर्वतारोही बन गई। उसे बचपन में विशेष अधिकार प्राप्त नहीं था। बचेंद्री 7 बच्चों में से दूसरी थी, अर्थात बचेंद्री 7 बहन भाई थे, ठीक है, और वह दूसरे नंबर पर थी और उसने अपनी प्रारंभिक शिक्षा वहीं अपने शहर से प्राप्त की और कई कठिनाइयों का उन्हें सामना भी करना पड़ा। उसे अपनी शिक्षा का समर्थन करने के लिए सिलाई करने के लिए जाना पड़ता था। जब वह 8वीं कक्षा में थी तो घर के कामों में भी सक्रिय रूप से शामिल थी, अर्थात वह घर पे अपनी मम्मी की भी मदद कराती थी, घर के काम भी करती थी। इन स्थितियों के बावजूद उसका विश्वास कभी नहीं डगमगाया था। उसने अपने माता पिता के प्रति श्रद्धा प्रकट की और अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अपनी माँ को एक प्रेरणा स्रोत के रूप में देखा, अर्थात वह अपनी माँ से ज्यादा लगाव था उनका और हमेशा उनकी माँ उन्हें प्रेरणा देती थी आगे बढ़ने की, काम करने की। बचेंद्री पाल ने एक साक्षात्कार में बताया था उनका पहला ट्रैकिंग का उनका पहला अनुभव तब हुआ था जब उन्होंने स्कूल पिकनिक के लिए करीब 13,000 फीट तक की ऊंचाई तक ट्रैक किया था। मतलब सबसे पहली उनकी ट्रैकिंग कब हुई थी? जब उन्होंने स्कूल पिकनिक में, एक बार उनका स्कूल पिकनिक के लिए गया था तो करीब वहां उन्होंने 13,000 फीट तक की ऊंचाई तक ट्रैक कर लिया था।
उनके स्कूल के प्रिंसिपल ने शिक्षाविदों और पाठ्येतर गतिविधियों में उनके उत्कृष्ट रिकॉर्ड पर ध्यान दिया और उन्हें उच्च अध्ययन के साथ आगे बढ़ने में मदद भी की। उनके इस कार्य से स्कूल के प्रिंसिपल और बाकी टीचर्स ने भी उनका साहस बढ़ाया और आगे हायर एजुकेशन के लिए भी उन्होंने मदद की। वे अपने गांव की वे अपने गांव की चमोली जिले में भी बम्पा गांव की पहली स्नातक थी। मेरे परिवार को उस उपलब्धि पर बहुत गर्व था। वे अपने इंटरव्यू में कहती हैं कि मेरे परिवार को मेरी उस उपलब्धि पर बहुत गर्व था। वे चाहते थे कि मैं स्कूल शिक्षक के रूप में सरकारी नौकरी पकड़ लूं और एक सामान्य सा जीवन जी सकूं। लेकिन विजेंद्री पाल का कुछ अलग ही जुनून था और अलग ही पेशा था। जब उसने संस्कृत में मास्टर की डिग्री ली थी और अपनी बीएड पूरी की थी, तो उसके माता पिता द्वारा एक स्कूल शिक्षक का करियर बनाने की मांग की गई। लेकिन विजेंद्री ने विद्रोह कर दिया क्योंकि उन्हें एक टीचर नहीं बनना था। उन्होंने 1982 में खुद को नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनरिंग में दाखिला दिलाया। जो ये नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनरिंग है, ये माउंटेन्स पे जाने के लिए बच्चों को ट्रेनिंग देता है। ठीक है, इसी के कारण गंगोत्री पर्वतमाला और गढ़वाल पर्वतमाला में एक चोटी, रुद्रिया में एक चोटी के पर्वतारोहण के लिए उसका मार्ग प्रशस्त हुआ और उसने महिला पर्वतारोहियों के लिए एक साहसिक स्कूल नेशनल एडवेंचर फाउंडेशन में प्रेक्षक के रूप में कार्य करना भी शुरू कर दिया। इसके बाद उन्हें 1984 में माउंट एवरेस्ट अभियान के लिए भारत की पहली मिश्रित लिंग टीम में चुने जाने से पहले कई एवरेस्ट अभियानों के लिए भी चुना गया था। इस खबर के बारे में पता चलने पर मैं उत्साह और रोमांच से भर गई। यह 6 भारतीय महिलाओं की टीम थी, जिनमें थे जिनमें मैं और 11 पुरुष शामिल थे। यह मेरे लिए सपने की सच होने जैसा था। मतलब जब वो पहली टीम में चुनी गई थी, तो उसमें 6 भारतीय महिलाएं थी और 11 पुरुष थे और उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे अब उनका सपना जो बचपन से वो देखती आई हैं, शायद अब सच हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली वो सबसे पहली भारतीय महिला बनी, लेकिन वो कैसे हुआ उसके बारे में अभी पढ़ते हैं। टीम ने मई 1984 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई शुरू कर दी। जैसा कि प्रकृति व्यक्ति द्वारा स्वयं में ताकत पहचानने के लिए एक कठिन परीक्षा लेती है, बेछेंद्री की टीम के साथ भी वैसा ही हुआ। जब उन्होंने एवरेस्ट की चढ़ाई स्टार्ट की, तो प्रकृति को अपनी परीक्षा लेनी ही थी। ठीक है, तो क्या हादसा हुआ? ऐसा हुआ कि जब अभियान के दौरान एक समय उनका समूह सो रहा था, मतलब जब वो पूरा ग्रुप सो रहा था, तो बर्फ का हिम संकलन हुआ, जिससे उनका समूह बर्फ में दब गया था। इससे विछेंद्री बर्फ के नीचे घुटने लगी और तब तक सांस लेने में असमर्थ हो गई, जब तक कि एक सहकर्मी ने पुट्टी दिखाकर बर्फ को हटाया और उसे निकालकर जीवित किया। उनके इस कठिन परिश्रम का ही फल था कि जो हमें 23 मई 1984 को उनके जन्मदिन 24 मई से एक दिन पहले वे एवरेस्ट पर चढ़ने में सफल हो पाए। आप देखोगे कि 24 मई अभी आने वाली है, 24 मई को उनका जन्मदिन भी होता है और 23 मई 1984 को वो पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफल हो पाई थी। अपने कठोर परिश्रम की वजह से ही उन्हें पर्वत द्वारा यह उपहार मिल पाया था। वह अपने 30वें जन्मदिन से एक दिन पहले माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंची थी। यह सबसे अच्छा जन्मदिन का उपहार था और जो उन्हें आज तक मिला था। एक दिन भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मिलना उनका सपना था।
और उनका वह सपना सच हो गया जब इंदिरा गांधी ने उसे व्यक्तिगत रूप से इस उपलब्धि के लिए कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली तुम भारत की सबसे पहली महिला बनी हो, इस उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई दी। अब कहानी शुरू करते हैं। कहानी का सारांश मैंने बताया आपको, ठीक है। अभी पूरी कहानी जो आपके सिलेबस में है वो पढ़ते हैं। एवरेस्ट मेरी शीघ्र यात्रा, यानी कि ये बछेंद्री पाल द्वारा लिखी गई खुद की कहानी है। एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज से चल दिया। एक मजबूत अग्रिम दल बहुत पहले ही चला गया था, जिससे कि वह हमारे बेस कैंप पहुंचने से पहले दुर्गम हिमपात के रास्ते को साफ कर सके। तो 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज से हमारा दल शुरू हुआ था, चल दिया था। लेकिन हमारे दल से पहले एक दल पहले ही पहुंच गया था, ताकि वो बेस कैंप के पहुंचकर दुर्गम हिमपात मतलब वहां थोड़ा रास्ते को साफ कर सके। नमचे बाजार शहर पोलैंड का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। अधिकांश शेरपा इसी स्थान तथा यहीं के आसपास के गांव के होते हैं। यह नमचे बाजार ही था जहां से मैंने सर्वप्रथम एवरेस्ट को निहारा था, और जो नेपालियों में सागर माथा के नाम से प्रसिद्ध है। मुझे यह नाम अच्छा लगा। एवरेस्ट की तरफ गौर से देखते हुए मैंने एक भारी बर्फ का बड़ा फूल प्लूम देखा, जो पर्वत शिखर पर लहराता एक ध्वज सा लग रहा था। मुझे बताया गया कि यह दृश्य शिखर की ऊपरी सतह के आसपास 150 किलोमीटर अथवा इससे भी अधिक की गति से हवा चलने के कारण बनता था, क्योंकि तेज हवा से सूखा बर्फ पर्वत पर उड़ता रहता था। बर्फ का यह ध्वज, मतलब उसने दूर से ही एक बर्फ का झंडा देख लिया था, ध्वज देख लिया था, लेकिन वो कम से कम 150 किलोमीटर ऊपर था, क्योंकि वो वहां पे बर्फ बहुत ज्यादा थी, तो वो बर्फ हवा के कारण वो एक ऐसे झंडे के रूप में प्रतीत हो रही थी। शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिण पूर्वी पहाड़ी पर इन तूफानों को झेलना पड़ता था, विशेषकर खराब मौसम में। यह मुझे डराने के लिए काफी था, फिर भी मैं एवरेस्ट के प्रति विचित्र रूप से आकर्षित थी और इसकी कठिनतम चुनौतियों का सामना करना चाहती थी। जब हम 26 मार्च को पेरिस पहुंचे, उन्होंने अपनी चढ़ाई शुरू कर दी थी, ठीक है। और 7 मार्च को वो दिल्ली से काठमांडू गए थे और 26 मार्च को वो पेरिस पहुंच गए थे। हमें हिम संकलन के कारण हुई एक शेरपा कुली की मृत्यु का दुख समाचार मिला कि हिम संकलन बर्फ ज्यादा गिरने के कारण एक शेरपा कुली की मृत्यु हो जाती है। खुम्बू हिमपात पर जाने वाले अभियान दल के रास्ते के बाईं तरफ सीधी पहाड़ी के धसकने से लहो तसरई की ओर से एक बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान नीचे खिसक आई थी। 16 शेरपा कुलियों के दल में से एक की मृत्यु हो गई थी और 4 घायल हो गए थे। इस समाचार के कारण अभियान दल के सदस्यों के चेहरों पर छाए अवसाद को देखकर हमारे नेता कर्नल खुल्लर ने स्पष्ट किया कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को कभी कभी तो मृत्यु भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करनी चाहिए। तथा जो उनके दल के नेता थे कर्नल खुल्लर, उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया था कि इतनी हिम श्रृंखलन में जब एक शेरपा मर गया है, उसकी मृत्यु हो गई है, तो हम आदमियों को सहज भाव से अपनी मृत्यु स्वीकार कर लेनी चाहिए। उपनेता प्रेमचंद, जो अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे, 2 दल थे ना, ये अग्रिम दल पहले पहुंच गया था, 26 मार्च को पेरिस लौट आए। उन्होंने हमारी पहली बड़ी बाधा खुम्बू हिमपात की स्थिति से हमें अवगत कराया। उन्होंने कहा कि उनके दल में कैंप एक 6000 मीटर जो हिमपात के ठीक ऊपर है, वहां तक का रास्ता
साफ कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि उधर 6000 मीटर तक का ऊपर का बर्फ का रास्ता हमने साफ कर दिया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि पुल बनाकर रस्सियां बांधकर तथा झंडियों से रास्ता चिन्हित कर सभी बड़ी कठिनाइयों का जायजा ले लिया गया है। उन्होंने इस बात पर भी ध्यान दिलाया कि ग्लेशियर बर्फ की नदी है और बर्फ का गिरना अभी भी जारी है। हिमपात में अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण अभी तक के लिए किए गए सभी काम व्यर्थ हो सकते हैं। मतलब अभी भी बर्फ इतनी गिर रही है, वहां पर ग्लेशियर बर्फ की नदी जैसे बन रही है, तो ऐसा लगता है कि जो हमने रास्ता साफ किया है वो हमारे काम में रुकावट पैदा कर दे और हमें रास्ता खोलने का काम दोबारा भी करना पड़ सकता है। बेस कैंप में पहुंचने से पहले हमें एक और मृत्यु की खबर मिली। जलवायु अनुकूल न होने के कारण एक रसोई सहायक की भी मृत्यु हो गई। निश्चित रूप से हम आशाजनक स्थिति में नहीं चल रहे थे। उनके मन में लगातार एक डर बना हुआ था कि हिम संकलन के कारण 2 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और अभी तो वो बेस कैंप में ही पहुंचे थे। एवरेस्ट शिखर को मैंने पहले 2 बार देखा था, लेकिन एक दूरी से ही वो देखा था। बेस कैंप पहुंचने पर दूसरे दिन मैंने एवरेस्ट पर्वत तथा इसकी अन्य श्रेणियों को देखा। मैं भौचक्की होकर खड़ी रह गई और एवरेस्ट लहौतसे और नुत्से की ऊंचाइयों से घिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदियों को निहारती रही। हिमपात अपने आप में एक तरह से बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही था। हिमपात वहां बहुत ज्यादा बर्फ थी और उन बर्फों के टुकड़ों का ऐसा गिरना मतलब सबकी समझ से बाहर था। हमें बताया गया कि ग्लेशियर के बहने से अक्सर बर्फ में हलचल हो जाती है, जिससे बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें तक गिरने लगती हैं और अन्य कारणों से भी अचानक प्राय खतरनाक स्थितियां धारण कर लेती हैं। सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार और इस दरार का गहरे चौड़े हिमविद्र में बदल जाने का मात्र ख्याल ही बहुत डरावना था। इससे भी ज्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि हमारे संपूर्ण प्रवास के दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोहियों और कुलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा। मतलब हम सब लोग ऊपर तो चढ़ रहे हैं, लेकिन इस हिमपात के कारण कम से कम हम जो 1 दर्जन आरोही हैं, मतलब ऊपर एवरेस्ट पर चढ़ने वाले हैं और जो हमारे साथ कुली हैं, उन सबको छूता रहेगा। दूसरे दिन नए आने वाले अपने अधिकांश सामान को हम हिमपात के आधे रास्ते तक ले गए। डॉक्टर मीनू मेहता ने हमें एल्यूमीनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुलों का बनाना, लट्ठों और रस्सियों का उपयोग करना, बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना और हमारे अग्रिम दल के अभियांत्रिकी कार्यों के बारे में हमें विस्तृत जानकारी दी। मतलब जो डॉक्टर मीनू मेहता थी, उन्होंने रस्सियों का इस्तेमाल करना, एल्यूमीनियम की सीढ़ियों से पुल बनाना, ये सब जानकारियां उन्हें दी ताकि वो आसानी से आगे बढ़ सके। तीसरा दिन हिमपात से कैंप 1 तक सामान ढोकर चढ़ाई का अभ्यास करने के लिए निश्चित था। रीता, गोम्बू तथा मैं साथ साथ चढ़ रहे थे। हमारे पास एक वॉकी टॉकी था जिससे हम अपने हर कदम की जानकारी बेस कैंप पर दे रहे थे। मतलब तीसरे दिन उनका अभ्यास शुरू हो गया था और बेस कैंप में बैठे हुए अपने साथियों को उन्हें वॉकी टॉकी की मदद से अपनी सारी जानकारी देनी थी। अंग दोरजी, लोब्सांग और गगन बिस्सा अनंत साउथ पोल पहुंच गए और 29 अप्रैल को 7900 मीटर पर उन्होंने कैंप 4 लगाया। यह संतोषजनक प्रगति थी। जब अप्रैल में मैं बेस कैंप में थी, तेंजिंग अपनी सबसे छोटी सुपुत्री डेकी के साथ हमारे पास आए थे।
उन्होंने इस बात पर विशेष महत्व दिया कि दल के प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक शेरपा कुली से बात की जाए। जब मेरी बारी आई तो मैंने अपना परिचय यह कहकर दिया कि मैं बिल्कुल ही नौ सीखिया हूँ और एवरेस्ट मेरा पहला अभियान है। तेनजिंग हंसे और मुझसे कहा कि एवरेस्ट उनके लिए भी पहला ही अभियान है, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि शिखर पर पहुंचने से पहले उन्हें 7 बार एवरेस्ट पर जाना पड़ा था। फिर अपना हाथ मेरे कंधे पर रखते हुए उन्होंने कहा कि तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो। तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। अर्थात वो उनके हौसले को समझ गए थे और उनके ये कहने पर भी कि मैं तो नौ सीखिया हूँ, मुझे तो चढ़ाई का कोई अनुमान ही नहीं है, मैं पहली बार ही ये सब कार्य कर रही हूँ। उसके बावजूद भी तेंजिंग उनके हौसले को, उनकी हिम्मत को समझ गए थे कि और उन्हें कहा कि तुम्हें तो पहले प्रयास में ही सफल होना है। 15-16 मई 1984 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन में लाओत्से की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए गए सुंदर रंगीन नायलॉन के बने तंबू के कैंप 3 में थी, मतलब 3 नंबर कैंप में थी वो। कैंप में 10 और व्यक्ति थे। तशारिंग मेरे तंबू में थे। एंडी शेरपा तथा और 8 अन्य शरीर से मजबूत ऊंचाइयों में रहने वाले शेरपा दूसरे तंबुओं में थे। मैं गहरी नींद में सोई हुई थी कि रात में 12:30 बजे के लगभग मेरे सिर के पिछले हिस्से में किसी एक सख्त चीज के टकराने से मेरी नींद अचानक खुल गई और साथ ही एक जोरदार धमाका भी हुआ। तभी मुझे महसूस हुआ कि एक ठंडी बहुत भारी कोई चीज मेरे शरीर पर मुझे कुचलती हुई चल रही है। मुझे सांस लेने में भी कठिनाई हो रही थी। यह क्या हो गया था? एक लंबा बर्फ का पिंड हमारे कैंप के ठीक ऊपर लाओत्से ग्लेशियर से टूटकर नीचे आ गिरा था, क्योंकि उनके कैंप पे एक बर्फ का बहुत ही बड़ा टुकड़ा आकर गिर गया था, जिससे उनका दम घुटने लगा था। एक्सप्रेस रेलगाड़ी की तेज गति और भीषण गर्जना के साथ सीधी ढलान से नीचे आते हुए हमारे कैंप को तहस महस कर दिया। अर्थात वो बर्फ इस तरह से तेजी से नीचे गिर रही थी जैसे एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलती है। वास्तव में हर व्यक्ति को चोट लगी थी। यह एक आश्चर्य था कि उस दिन किसी की मृत्यु नहीं हुई। लोब्सांग अपनी स्विस छुरी की मदद से हमारे तंबू का रास्ता साफ करने में सफल हो गए थे और तुरंत ही अत्यंत तेजी से मुझे बचाने की कोशिश में भी लग गए थे। थोड़ी सी देर का सीधा अर्थ था मृत्यु। बड़े बड़े हिम पिंडों को मुश्किल से हटाते हुए उन्होंने मेरे चारों तरफ की कड़े जमे बर्फ की खुदाई की और मुझे उस बर्फ की कब्र से निकाल बाहर खींच लाने में सफल हो गए। सुबह तक सारे सुरक्षा दल आ गए और 16 मई को प्रातः 8 बजे हम प्राय सभी कैंप 2 पर पहुंच गए थे। ठीक है। सभी 9 पुरुष सदस्यों को चोटों अथवा टूटी हड्डियों आदि के कारण बेस कैंप में भेजना पड़ा। तब भी कर्नल खुलर मेरी तरफ मुड़कर कहने लगे, क्या तुम भयभीत थी? मैंने कहा, जी हाँ। क्या तुम वापस जाना चाहोगे? लेकिन मैंने मना कर दिया। जैसे ही मैं साउथ कोल पहुंची तो मैंने अगले दिन की अपनी महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी और खाना, कुकिंग गैस, कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए, चाय के लिए गर्म पानी किया। जय और मीनू अभी बहुत पीछे थे और मैं बहुत चिंता कर रही थी, क्योंकि वे भारी बोझ लेकर और बिना ऑक्सीजन के चल रहे थे। दोपहर बाद मैंने अपने दल के दूसरे सदस्यों की भी मदद की और मेरी मुलाकात मीनू से भी हुई, मगर मुझसे भी मिलना था। थोड़ा सा और आगे नीचे उतरने पर मैंने की को देखा। वह मुझे देखकर हक्का बक्का रह गया। तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली विछेंद्री? मैंने उसे दृढ़ता पूर्वक कहा कि मैं भी औरों की तरह एक पर्वतारोही हूँ और अब मैं शारीरिक रूप से ठीक हूँ।
इसलिए मुझे अपने दल के सदस्यों की मदद क्यों नहीं करनी चाहिए। ई हंसा और उसने पेय पदार्थ से प्यास बुझाई। अर्थात चोट लगने के बावजूद भी विछेंद्री ने अपना हौसला नहीं छोड़ा और ना ही वो बेस कैंप में वापस लौटी, बल्कि खाद्य सामग्री और चाय वगैरह पीने की सामग्री भी वो साथ लेकर अपने 2-3 दोस्तों के साथ आगे बढ़ती रही। अगले दिन सुबह मैं 4 बजे उठ गई, बर्फ पिघलाया, चाय बनाई और कुछ बिस्किट आदि चॉकलेट का हल्का नाश्ता करने के बाद मैं लगभग 5:30 बजे अपने तंबू से निकल पड़ी। अंगदोरजी बाहर खड़ा था और कोई आसपास नहीं था। अंगदोरजी बिना ऑक्सीजन के ही चढ़ाई करने वाला था और वह तुरंत ही चढ़ाई शुरू करना चाहता था और उसने मुझसे पूछा क्या मैं उसके साथ चलना चाहूंगी। एक ही दिन में साउथ पोल से चोटी तक जाना और वापस आना बहुत कठिन था। फिर सुबह 6:20 पर जब अंगदोरजी और मैं साउथ पोल से बाहर आ निकले तो दिन ऊपर चढ़ गया था। जमे हुए बर्फ की सीधी चट्टानें इतने सख्त और भुरभरी थी कि मानो शीशे की चादरें बिछी हों और कम से कम 2 घंटे की चढ़ाई के पश्चात हम शिखर कैंप में पहुंच गए। और अंगदोरजी ने जब मुझसे पूछा कि तुम थक गई हो तो मैंने हंसते हुए कहा कि बिल्कुल भी नहीं। लहाटू हमारे पीछे पीछे आ रहा था और जब हम दक्षिणी शिखर के नीचे आराम कर रहे थे तो वो हमारे पास पहुंच गया था। लहाटू एक नायलॉन की रस्सी लेकर आया था, इसलिए अंगदोरजी और मैं रस्सी के सहारे चढ़े। दक्षिण शिखर की हवा बहुत गति से बढ़ रही थी। लाटू ने ध्यान दिया कि उन ऊंचाइयों की सामान्यतः आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से लेकर चढ़ रही थी। मेरी सांस मानो जैसे अब रुक रही थी। मुझे विचार पौंधा की सफलता बहुत नजदीक है और 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली और मैं भारत की पहली महिला बन गई थी। एवरेस्ट शंकु की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी कि 2 व्यक्ति साथ साथ खड़े हो सकें। चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान को देखते हुए हमारे सामने प्रश्न केवल सुरक्षा का था। हमने पहले बर्फ के फावड़े से बर्फ की खुदाई कर अपने आप को सुरक्षित रूप से स्थिर किया। इसके बाद मैं अपने घुटनों के बल बैठी, बर्फ पर अपने माथे को लगाकर सागर माथे के ताज का चुंबन किया और बिना उठे ही अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला और इनको अपने साथ लाल कपड़े में लपेटा, छोटी सी पूजा अर्चना की और इनको बर्फ में दबा दिया। आनंद की इस क्षण में मुझे अपने माता पिता का ध्यान आया। कुछ देर बाद सोनम पुलचर पहुंचे और उन्होंने फोटो लेना शुरू किया। इस समय तक लहाटू ने हमारे नेता को एवरेस्ट पर हम चारों के होने की सूचना दे दी थी। तब मेरे हाथ में वॉकी टॉकी दिया गया। कर्नल खुल्लर हमारी सफलता से बहुत प्रसन्न थे। मुझे बधाई देते हुए कहा कि मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूंगा। वे बोले कि आज देश को तुम पर गर्व है और अब तुम ऐसे संसार में वापस जाओगी जो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम अलग होगा। था जब हिमपात बहुत ज्यादा हुआ था तो उनके बेस कैंप में जो 11 आदमी और 6 महिलाएं थी उनमें से सब वापस चले गए थे। केवल उनमें से बेचेंद्री पाल और 3 पुरुष रह गए थे और वो 4 लोग ही एवरेस्ट पर पहुंच पाए थे। और एवरेस्ट पर पहुंचकर भी बचेंद्री पाल ने भारत का झंडा लहराया और अपनी पूजा पाठ भी की और इस तरह वो एवरेस्ट पर पहुंचने वाली भारत की सबसे पहली महिला बन गई। उम्मीद करती हूँ आपको पाठ अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।